अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ जनाब। आज इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम है और आपको पता है कि हमारा वीकेंड का प्रोग्राम थोड़ा सा लाइटर नोट पे होता है और हम कोशिश भी यही करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स प्रोग्राम में शामिल करें जिनसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले लेकिन आपका जो वीकेंड है वो भी अच्छा गुजर जाए। क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर है और 18 साल बाद भी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नेक्शन नहीं हो सकी है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान के साथ वनडे और T20 मैचेस की जो सीरीज थी वो यकतरफा तौर पर मनसूख कर दी है। और ये मनसूख करने की क्या वजूहात हैं वो हमारे सामने आई हैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा कि क्या यही वजह हो सकती है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। इस पर हम बात करेंगे। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। फवाद, थैंक यू सो मच और वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। फवाद, ये जो न्यूजीलैंड की जानिब से एकदम पाकिस्तान का दौरा और जो सीरीज मनसूख कर दी गई है, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना बड़ा धचका है ये? देखिए, बहुत बड़ा धचका है। पहली बात ये कि हम तैयार ही नहीं थे मेंटली और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से टीम और ऐसे चली जाएगी। तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पहले ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बेसिस पे न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई और ये बड़ा शॉकिंग था। मतलब और दूसरा जो बहुत ज्यादा परेशान कुन बात है कि इसके बाद अब इंग्लैंड की टीम ने भी आना है और एकदम से इनके जाने के बाद वहां से भी जो खबर आई कि जी 24 से 48 घंटों में हम भी डिसाइड करेंगे कि हमने आना है या नहीं आना है। सो ये और दूसरा, आप इस वक्त दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो आप कह दें कि जी मुकम्मल तौर पे सिक्योर है। न्यूजीलैंड में कितना बड़ा हादसा हुआ, तो ये कहना कि जी या फिर तो आगे कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क से बाहर आ सकता है सीरीज से कि जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट है और हम खौफ में हैं और हम सीरीज छोड़ के जा रहे हैं। आपने ट्रस्ट करना होता है गवर्नमेंट लेवल पे और कोशिश ये करनी होती है, इंश्योर कराना होता है कि वो क्रिकेट हो या स्पोर्ट जो भी जिसके लिए आप जा रहे हैं वो मुकम्मल हो। कहीं से भी कोई चीज तो ऐसी जाहिर होती जिससे उन्हें ये लगता, अगर गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक ऑफर की थी कि जी बगैर क्राउड के खेल लें। सो इतने अरसे से, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ ऐसी सीरीज होने जा रही है। PSL हुई है, बहुत सारी टीमें आई, एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था। तो ये झटका बहुत बड़ा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को न्यूजीलैंड की वापसी ने। तो फवाद, आपको क्या लगता है अब PCB से आपको क्या तवक्को है कि वो अब इस मामले को किस तरह परसू करे? देखिए, मैं हमेशा से वही कहता हूँ कि जी हमारे हाथ में क्या है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमारे हाथ में, हमने देखा इंडिया ने जिस तरह से वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड का टेस्ट मैच छोड़ के वो आ गए। नजर यही आ रहा है IPL के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जिसकी इतनी बात होती है, इतना स्ट्रांग है, वो कुछ नहीं कर सके। एक तो हमें फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करना है क्रिकेट बोर्ड को, फिर इंटरनेशनली आपकी लॉबिंग इतनी होनी चाहिए कि आप परसू कर सके बड़ी बड़ी टीमों को कि वो आपके यहाँ आए और इस तरह की हरकत दोबारा ना हो और बस, और अपनी टीम को बेहतर से बेहतर करें। तो हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। बाकी हम क्या कर सकते हैं ये बताइए ना। ओवरऑल हालात कोई खुदा ना खास्ता ऐसे तो नहीं है, बट और प्लस ये चीज पे जरूर देखा जाए कि कहीं हमारी तरफ से तो कोई कोताही नहीं है, क्योंकि एक सिक्योरिटी अलर्ट का एक नोटिफिकेशन कल से चल रहा है व्हाट्सएप पे, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी 13 सितंबर का कि ऐसे ऐसे कुछ थ्रेट है। तो वो भी पता करना चाहिए कि वो नोटिफिकेशन क्यों निकला और कहाँ तक पहुंचा और क्या उसको रोके बगैर भी इंटरनली किसी तरह से चीजों को हैंडल किया जा सकता था। और ये छोटी सी चीज जो इतनी बड़ी हुई है, शायद हमारे लिए इतनी बड़ी चीज ना हो, वो एक इंटरनल लेटर या नोटिफिकेशन था। सो उसको उस चीज पे जरूर देखना है कि आइंदा ऐसी चीजें ना हो। तो ये हम देख सकते हैं। बाकी ज्यादा कसूर तो अब आपके हाथ में ही नहीं था। एक टीम डिसाइड कर रही है कि उसने नहीं खेलना, उसने जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अब तो फवाद, हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम का भी जो दौरा था वो भी अब मशकूक हो गया है। आपको क्या लगता है अब इस हवाले से? देखिए, अभी टाइम है। अब ये टाइम है कि हमें जो हमारे CEO हैं उनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे भी जो कोशिश कर सकते हैं करें। ये दौरा अगर खत्म हो गया इंग्लैंड का भी, तो फिर और ज्यादा नुकसान होगा। जो हम बात पहले ही कर रहे थे
कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन टीमों का आना जरूरी है। तो अगर ये नहीं आएंगी तो फिर हमें दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना होगा जहां से हमने छोड़ा था। अभी साउथ अफ्रीकन टीम आके गई है, सारी टीमें आ रही, PSL में यही इन्हीं मुल्कों के प्लेयर्स, गप्टिल वगैरह। और सबसे बड़ी चीज जो थी कि वो ग्रांट ब्रैडबर्न जो है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच है, और वो साहब कल ही 24 घंटे पहले पोस्ट कर रहे थे कि वो गलियात में घूम रहे हैं, वो मरी में घूम रहे हैं क्रिकेट कोचिंग के कोच के तौर पे, और सब कुछ ठीक है, वीडियोस लगा रहे हैं। सो ऐसा तो मतलब इसके बाद मेरे ख्याल से अब हमें अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस मामले को कि कहाँ पर लूप होल्स थे, और ये जो सर्कुलेट हो रहा था एक नोटिफिकेशन, ये कहाँ से आया है। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट है। फवाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो एनालिसिस है वो हमारे साथ शेयर किया है। बेशक ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी हम सबके लिए ही। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सोने शहर लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से। तो जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा करते हैं तो बुज़दार सरकार की जानिब से किसी न किसी मंसूबे का जंगे बुनियाद रख दिया जाता है, और वज़ीर आज़म के वापस जाने के बाद पंजाब हुकूमत और जो इदारे हैं मज़कूरा मंसूबे के फंड्स ही मुहैया नहीं करते। और ऐसा ही सलूक किया जा रहा है नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के साथ। इंतजामिया ने वज़ीर आज़म के 50 लाख घरों के मंसूबे को भी लावारिस छोड़ दिया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मार्च 2021 में हल्लोकी में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखा था, और इस मंसूबे के तहत 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर की जानी थी। लेकिन संगे बुनियाद रखने के 7 माह बाद भी अपार्टमेंट्स की तामीर में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, और पंजाब हुकूमत और LDA ने अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए पैसे ही जारी नहीं किए। इतने अहम मंसूबे के लिए फंड्स क्यों जारी नहीं किए जा रहे, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम मंसूबा मैस ट्रांजिट सिस्टम दोबारा फंड्स की कमी के भंवर में फंस गया है, और मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर काम करने वाले जो 1800 मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों से इस वक्त महरूम है। मेट्रो बस पर काम करने वाले मुलाजमीन का इस्तेहसाल क्यों किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं मुझे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ैन, आज हमने 2 अहम जो टॉपिक्स हैं उस पर बात करनी है। सबसे पहले तो LDA के जो नया अपार्टमेंट्स मनसूबा है उस पर बात कर लें कि 7 माह गुजर गए हैं लेकिन उस पर कोई भी हम देख रहे हैं कि पेशरफ्त नहीं हुई है, फंड्स भी उनको नहीं मुहैया किए जा रहे। क्या वजह बन रही है? ये तो एक फ्लैगशिप मंसूबा था ये हमारी हुकूमत का, बल्कि वज़ीर आज़म का ही कह लें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और ये दोनों मंसूबे मुफादे आमा के हैं। ये अपार्टमेंट्स मंसूबे पे बात करें तो ये जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है ना पंजाब की, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड एंड सीक गेम खेल रही है। अच्छा। कि कभी किसी जगह पे काम शुरू करवा दिया, कभी उसको रोक दिया, कभी फंड्स दे दिए, कभी फंड्स रोक लिए, कभी उसके ऊपर एतराज़ लगा दिए, कभी इजाज़त दे दी कि शुरू कर दिया। जे हाइड एंड सीक खेला जा रहा है। इनफैक्ट मुफादे आमा का कोई भी मंसूबा पाया तकमील तक तो पहुंच नहीं रहा। आप देखें कि जब जुलाई 2018 से लेके आज तक रोजाना खबर नहीं सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने फलानी जगह पे संगे बुनियाद रख दिया, वज़ीर आला साहब वहां पे संगे बुनियाद रखने तक पहुंच गए हैं। आप देखें कि शहर लाहौर में क्या हुआ, माँ सवाए एक लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के एक बस और एक जिना अस्पताल के सामने उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अपार्टमेंट मंसूबे के साथ 3 साल की कारकर्दगी, ये 3 साल की कारकर्दगी है। वैसे इनसे पूछें तो वो कहते हैं कानून हमने बहुत बना दिए हैं, तो वो कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उस पर इम्प्लीमेंट करने से काम चलेगा। तो ये जो अपार्टमेंट मंसूबा है, नो डाउट जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था इस हुकूमत का, और इस हुकूमत ने इसकी तशहीर भी बहुत ज्यादा की, और हर प्लेटफॉर्म पे इस जो मंसूबा है इसकी उन्होंने इस कदर तशहीर की कि अवाम को यकीन दिलाया कि ऐसे लोग जो बेघर हैं, जिनके पास छत नहीं है, उनको महसूस होना शुरू हो गया था कि शायद हम कल इसमें जाके रहना शुरू हो जाएंगे। वो ख्वाब देखने लग गए थे अपने घर के। अब आप देखें कि मार्च में जब प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए हैं तो उन्हें हल्लोकी के मुकाम पर ले जाया गया। वहाँ पे उन्होंने संगे बुनियाद इसका रखा है। एक बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, जितने भी वहाँ पे मौजूद हाजरीन थे, और लाइव टेलीकास्ट था। उन्होंने सबको कहा कि आप देखिएगा 1 साल बाद आपको यहाँ पे अपार्टमेंट होते हुए अपार्टमेंट बन जाएंगे, आप यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। अब आप मार्च से सितंबर तक का हिसाब लगा लें, 6 माह का अरसा गुजर चुका है, वहाँ पे अभी तक ईंट नहीं लगी, बाकी 6 माह वो रह गए हैं। अब क्या जिन्नात आएंगे जो आके इन अपार्टमेंट्स को बना देंगे? अब जो इसका प्लान बनाया गया था वो ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पहले फेज में
300 मिलियन, फिर 2 महीने बाद दूसरे फेज में 300 मिलियन रुपए दे देंगे, जो कि तकरीबन 60 करोड़ रुपए की रकम बनती है। उस 60 करोड़ रुपए में से अभी तक 17 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, बाकी एतराज लगा दिया गया कि अभी तक उसके पैसे जारी नहीं किए जा सकते। अब जब तक गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के पैसे नहीं देगी तो ये मंसूबे तो मुकम्मल होने से रहे। अल्टीमेटली हर सूरत में फंड्स दरकार होते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट शुरू कर लें, इस प्रोजेक्ट को पैसे नहीं दिए गए, अब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया, कंसल्टेंट ने काम बंद कर दिया, मशीनरी बंद पड़ी है। इनफैक्ट बात यहाँ तक पहुँच चुकी है मुनीबा कि अब तो कोई ऑफिसर वहाँ का दौरा करने को तैयार नहीं है कि जाके मीडिया को किस तरह फेस करेंगे, जो वहाँ पे लोग हैं उनको किस तरह फेस तक पहुँचा है ये मंसूबा जो है। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद काम ना होने से नुकसानात देखे। सबसे पहला जो इसका प्राइमरी नुकसान है वो ये कि जिन लोगों ने 4000 लोगों ने अपार्टमेंट्स की अलॉटमेंट उनको हो चुकी है, वो नाउमीद हो गए। दूसरे फेज में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, ये आपके कैमरामैन जो खड़े ये भी उम्मीद लगाए बैठे थे। आपसे भी लोग पूछते हैं कि वो अपार्टमेंट हमने भी लेना, हमने भी लेना। अब वो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे वो नाउमीद हो गए। दो ये तो प्राइमरी नुकसानात है ना। तीसरा जो लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर एतबार था वो इससे उठ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो लोग इस चीज को पहले तो कुछ जहन में शक व शुबात हैं कि इस गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो सकेगा। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा इनसे तो लोगों को इस चीज के ऊपर यकीन हो जाएगा कि हमने इस गवर्नमेंट पे एतबार नहीं करना। एटलीस्ट ये इदारे जो कि इन अपार्टमेंट्स की तामीर का काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी एतबार नहीं रहेगा। ये एलडीए के साथ एलडीए एवेन्यू 1 इन्होंने सन 2000 में एक स्कीम दी थी, आज तक उसके मसाइल हल नहीं हुए, तो लोगों का तो उस चीज के ऊपर एतबार उठ गया था। तो अब आपने एक नया एलडीए सिटी अपार्टमेंट दे दिया, आप कह ले कि वो खोल दिया। लेकिन हमने ज़हन देखा है कि बहुत अरसा जो है सीएम पंजाब हैं वो एलडीए के अहम इजलासों की सदारत में उन्होंने की नहीं। देन ये भी मंसूबा इस वजह से शिकार हुआ कि वो आते नहीं थे इजलास में। उसके बाद ऐसे में इमरान के भी इस्तीफे के बाद वो आए भी लेकिन फंड्स फिर भी नहीं जारी किए गए। देखें मुनीबा, अगर तो ये इजलासों से प्रोजेक्ट बनते होते ना तो बिलीव करें इस जैसे पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स और बन जाती, क्योंकि जितने आज तक एलडीए गवर्निंग बॉडी ने इजलास कर लिए हैं ना, इतने तो साबिक एलडीए के पिछले 44 साल दौर में नहीं मिलते कि हर एक छोटा सा इशू इजलास बुला लें, छोटा सा इशू इजलास बुला लें। और भाई फील्ड के ऊपर काम करो ना, मैदान में आके काम करो, लोग खुद आपकी तारीफ करें। जब आप सामने शाहकार खड़ा कर देंगे, लोग वहां पे रहना शुरू कर देंगे, वो आपको दुआएं भी देंगे, आपकी गुडविल भी होगी, लोग वाकई कहेंगे कि हाँ जी आपने अपार्टमेंट को तामीर कर दिया। लेकिन ऐसा फिलहाल वहां पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी तरफ से बहरहाल लेटर्स लिख दिए गए हैं कि हमें भाई फंड्स देंगे तो हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। वो जो एलडीए की गवर्निंग बॉडी में केस रखा गया कि जो इन अपार्टमेंट्स के लिए फंड्स दे दिए जाएं, ठीक है, गवर्निंग बॉडी ने पास कर दिया। आज वो इजलास को हुए 1 माह का वक्त गुजर चुका, आज तक मीटिंग मिनट जारी नहीं हुए। मीटिंग मिनट जारी नहीं होंगे, पैसे नहीं आएंगे, काम नहीं होगा, काम वहीं का वहीं रुका रहेगा। और 7 महीने भी गुजर चुके हैं इस मंसूबे के शुरू हुए और अभी तक वहां पर कह लें कि एक ईंट भी नहीं लगी है। ज़ैन, इस हवाले से तो हमने बात कर ली है, इसकी भी पेशरफ्त आने वाले दिनों में हम बताते रहेंगे आपको भी कि कोई ना कोई इस पे अपडेट होती है कि नहीं होती। जो एक और मसला चल रहा है ऑरेंज ट्रेन के मुलाजमीन के हवाले से, कि 1800 मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो रोकी गई हैं, क्या वजह है इसकी? इधर भी पैसों का इशू है। इस हुकूमत ने कसम खा ली है कि इन्होंने पैसे जारी नहीं करने। अच्छा, ऑस्टेरिटी के नाम पे पता नहीं है किस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रहे हैं कि ऐसी चीजें जिनके ऊपर पैसों का ज़िया होता है वहां पे फंड्स की बारिश कर देते हैं। और जहां पे किसी गरीब का या मुफादे आमा का भला होता है वहां पे आप ऑस्टेरिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा चेक लगा लेते हैं। ये मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के जो मुलाजिमीन हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। वैसे तो जब से ये बुज़दार हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तब से ही इस ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के साथ जो सलूक है वो कुछ अच्छा नहीं बरता जा रहा। पहले भी ये जो मुलाजमीन है जिनका आपने अभी 1800 मुलाजमीन का जिक्र किया है, ये पहले भी एहतजाज कर चुके हैं कि हमें तनख्वाहें दी जाए। अब फिर ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मास ट्रांजिट अथॉरिटी को सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी जारी नहीं की गई। ये सेमाही सब्सिडी होती है, हर 3 माह बाद ये जारी कर दी जाती है। 3 माह हो गए हैं ये पैसे मास ट्रांजिट अथॉरिटी को नहीं मिले।
मास ट्रांजिट अथॉरिटी को नहीं मिले, उन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने अपने वर्कर्स को नहीं दिए। इस तरह गवर्नमेंट की जो पैसे रोकने का इम्पैक्ट है वो उस गरीब आदमी के ऊपर आके पड़ रहा है जो जिसकी तनख्वाह वहां पे 17,000 से लेके 19,000 रुपए है, और जो लोग लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उनके तो ऑलरेडी अथॉरिटी ने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे साल पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। इशू तो इन मुलाजिमीन का। और अब ये मुलाजिम कौन है मुनीबा? ये जो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वो लड़के जो सारा दिन मेट्रो बस के इंटरसेक्शन पे खड़े रहते हैं कि किसी मोटरसाइकिल को अंदर ट्रैक के ऊपर दाखिल ना होने दिया जाए, ना पेश आ जाए, उनको तनख्वाह नहीं मिली। वो खवातीन जो मेट्रो बस के स्टेशन पर टिकटिंग पे बैठी हुई हैं, जिन्होंने सारा दिन टिकट देनी है, उनको तनख्वाह नहीं मिली। वो खवातीन जो स्टेशन के ऊपर खातून मुसाफिरों को चेक करने के लिए सारा दिन 8-8 घंटे खड़ी रहती हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। वो लोग जो वहां पे सफाई का काम करते हैं, जेनिटोरियल सर्विस उनके पास है, उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो इस हुकूमत में जिसमें तब्दीली की बात की जा रही थी कि आम आदमी का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होगा, तो उसमें तो आम आदमी को तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन जैन पंजाब हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के लिए एक बिजनेस प्लान लेकर आ रही थी, लेकिन प्लान तो तभी कामयाब होगा ना जब ये मुलाजमीन मुतमईन होंगे या बसेस चलेंगी। ये प्लान आना चाहिए सबसे पहले। तो मैं इस चीज के हक में हूँ। आपके लास्ट टाइम प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुका इस प्लान के ऊपर, लेकिन 3 साल हो गए प्लान आ नहीं सका। प्लान आने की जरूरत है। ये प्लान बनेगा, इस ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस से रेवेन्यू हासिल होना शुरू होगा, फिर इन लोगों का भला होगा। हुकूमत है कि प्लान करती है, उसके ऊपर टेंडर तलब करती है, फिर खामोश होकर बैठ जाती है। ये तो डे बाय डे का प्रोसेस है जिसको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लान बनाया और उसके बाद कबीना में सबमिट करके तो फिर आप खामोश तमाशाई बन के बैठ जाए और ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहे। ऐसे नहीं ये काम चलना। ये अगर आपने मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाना है तो हंगामी बुनियादों पर इसके ऊपर काम करने होंगे, इसका रेवेन्यू जनरेट करना होगा, इसकी सर्विस को बेहतर करना होगा, अपनी मॉनिटरिंग को बेहतर करना होगा और इन गरीबों को तनख्वाह देनी होगी। अगर इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी ना तो आपकी ये मेट्रो बस चलने नहीं देंगे। पहले भी इन्होंने 3 से 4 दिन एहतजाज करके मेट्रो बस बंद रखी। दोबारा खदशा है एहतजाज का। अल्टीमेटली यार इनके पास फिर यही एक रास्ता रह जाता है। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? अब जब ये मुलाजिमीन तनख्वाह के लिए जाते हैं ना तो इनको ये धमकी दी जाती है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा। वो क्या करें? इसके अलावा तो उनके पास रोजगार भी कोई नहीं। वो कौन सा कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है कि किसी जगह पे जाके को अपना जाती कारोबार शुरू कर देंगे। ये आम लोग हैं, इन्होंने इसी तरह की ही जॉब करनी है और इसी तनख्वाह के ऊपर ही गुजारा करना है। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, कम अज कम इनकी तनख्वाह जारी कर देनी चाहिए। ये इनके साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि दो महीने इनकी तनख्वाहें जारी नहीं होती। और मेरी जब उनसे मुलाकात होती है मुनीबा, तो बिलीव करें वो रो रो के हलकान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप अपना कैमरा लेके आके हमारे घरों की सूरत हाल तो देखें कि हमारे बच्चे खाना खाने से बैठे हुए हैं। अब आप अगर बजट का ग्राफ बनाएं तो कहाँ 17,000 रुपए में घर के गुजारे होते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का खास करम है उन पे कि वो अपना इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। तो जब उनको 1 माह की सैलरी नहीं मिलेगी तो वो ग्रोसरी वाले के भी उधार पैसे लेंगे, वो दूध वाले के भी पैसे उधार लेंगे। और सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन कि हमने उनके पैसे अदा करने हैं, हमने उनके पैसे अदा करने हैं और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कब इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इनके लिए कोई खातर खा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये एक तो आपकी मेट्रो बस तबाह होगी, दूसरा ये हुकूमत इन मजदूरों की, इन बेचारों की जो बद्दुआएं हैं वो लेगी। तो क्या जैन ये जो इन सारे मुलाजिमीन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ हम लोगों को या मीडिया को या आम लोगों को ही नजर आती है, हुकाम बाला को नजर नहीं आती? ओ मुनीबा, ये हट दर्मी है इनकी, सब कुछ इनको नजर आता है। जब मास ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत को लिखती है कि हमें पैसे दे दें, तो क्या पंजाब हुकूमत को वो इंग्लिश के मरासले पढ़ने नहीं आते? अपनी मर्जी के तो सारे पढ़ने आते हैं, वो तो पढ़ लेते हैं। ये सब इनके नॉलेज में है। इनको पता है कि इन लोगों को तनख्वाहें देनी है, बस सिर्फ हट दर्मी बरती जा रही है कि किसी भी तरह इसको टाल दिया जाए और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप यहाँ पर आए हैं। और LDA के हवाले से हम बात कर रहे थे और मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब के अवाम जो है वो पिसती ही जा रही है, यही कह सकते हैं। इन पर हम मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद
जागो लाहौर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये सेगमेंट है हमारा इंस्पायरिंग वुमेन के हवाले से। और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की ऐसी बासलाहियत बेटियों से करवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में नुमायां कारकर्दगी दिखा रही हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसी ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिनके आजकल पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की मायनाज बेटी निदा उस्मान चौधरी की, जिन्होंने ऑस्ट्रिया में बैनुल-अक़वामी इदारे वुमेन इन लॉ ने एकेडमिया की कैटेगरी में जस्टिसिया अवार्ड से नवाजा गया है। और निदा उस्मान चौधरी जनूबी एशिया की वाहिद खातून वकील रहनुमा है जिन्हें इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया था और फिर उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई और उसके बाद उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया। वो कानून के शोबे में खवातीन वकला के लिए नए मौके, नुमाइंदगी और तरक्की के लिए भी काम करती रहती हैं और उन्हें हाल ही में सिंफी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के जरिए 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। और इससे कबल उन्होंने सन 2018 में सीवा गैप इमर्जिंग वुमेन लीडर अवार्ड भी अपने नाम किया है। वो पाकिस्तान के मायानाज फनकार महमूद असलम की बड़ी बेटी हैं। ये सब कैसे उन्होंने मुमकिन बनाया, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निदा उस्मान चौधरी हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सिंफी मसावात कमेटी की बानी रुकन है और चेयरपर्सन भी है। निदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निदा, आप एशिया की वाहिद खातून वकील हैं जिन्होंने ये ऑस्ट्रिया में प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है वो अपने नाम किया है। सबसे पहले तो हमें इस अवार्ड के हवाले से बताइएगा कि ये किन खिदमात की बिना पर आपको दिया गया है? देखिए जी, ये अवार्ड बेसिकली बड़ा स्पेसिफिक है और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन वकला को दिया जाता है जो अपने काम के ज़रिए दूसरों के लिए भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हों। और ख़ास तौर पे जो नुमाइंदगी के हवाले से काम है हमारा विमेन लॉ इनिशिएटिव पाकिस्तान के ज़रिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 3 कैटेगरीज जो है इस अवार्ड के ज़रिए उसमें जो है नामजदगियाँ की जा सकती हैं और दुनिया भर की किसी भी ममालिक से इसमें ख़वातीन वकला को नामजद किया जा सकता है। उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी कैटेगरी है जिसमें इस बार मेरे साथ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसोसिएट जस्टिस है सोनिया सोटोमायर साहिबा, वो भी इस कैटेगरी में थी लाइफ टाइम अचीवमेंट की। और उसके बाद एकेडमिया की कैटेगरी थी जिसमें मेरी नामजदगी थी और फिर गेम चेंजर्स, यंग अचीवर्स और पायनियर्स की तीसरी कैटेगरी होती है। तो ये बेसिकली उसके हवाले से दिया जाता है उन खवातीन को जो नुमाइंदगी और खवातीन के लिए मौकों पे काम करती हैं। ठीक है, तो निदा हमें बताइएगा कि जब आपको इतनी रिकग्निशन मिल रही होती है, वो किसी को भी मिल रही होती है, तो उस टाइम हमें एक प्राउड मोमेंट होता है वो हमारे लिए, हमारे जज्बात बहुत ज़्यादा कह लें कि उभर रहे होते हैं और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे होते। आपके उस वक्त कैसे जो थे एहसासात थे और क्या फील कर रही थी, क्या था वो एक्सपीरियंस, हमारे साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा खुशी थी और ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि पाकिस्तान में जो इस हवाले से काम हो रहा है उसको दुनिया की स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाहिर है वो चीज़ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाती है, रिकग्निशन मिलती है, तो आपका काम भी उसके साथ साथ आगे जाता है। पाकिस्तानी खातून निदा उस्मान ने ये प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है ये अपने नाम किया है। ऑस्ट्रिया में ये अवार्ड की सेरेमनी हुई थी जहाँ पर उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। निदा, आप हमें बता रही थी वो एहसासात जब आपको ये अवार्ड दिया गया, तो इससे मुझे बताइएगा आपका जो मोटिवेशन लेवल था वो भी कितना बूस्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन को इतना ज़्यादा सराहा नहीं जाता इन सारे शोबाजात में। मैं जब इस तरह से रिकग्निशन मिलती है और खास तौर पे काम के हवाले से मिले तो उससे हौसला अफजाई होती है बहुत ज़्यादा और आपको और मौके भी मिलते हैं कि उससे आप अपने काम को, मतलब जाहिर है हम लोग अब कह सकते हैं कि जी हमारी रिकग्निशन है और उससे हम आगे जो भी करना चाहते हैं उसमें हमें आसानी नज़र आती है। तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए एक इनकरेजिंग मोमेंट और हम इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा निदा, हमारे साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि हम देखते हैं कि वकालत में पाकिस्तान में अगर वकालत देखें तो इसको ज़्यादातर मर्द हजरात का शोबा समझा जाता है, ख़वातीन को उस तरह पजीराई नहीं मिलती इसमें। तो आपको बतौर ख़ातून इसमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं आपने वो फेस किए?
देखिए, शुरू से ही जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो काफ़ी डिस्करेजमेंट होती थी, इवन कुछ उस्ताज़ा की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी। और मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं जनरल जो हमारी रिसर्च है उसकी पर बात कर रही हूँ कि इतना इनकरेजिंग नहीं होता। आप मतलब इसमें आ तो जाते हैं, एनरोल भी कर लेते हैं डिग्री में, लेकिन वकालत खास तौर पे कोर्ट कचहरी जाकर उसको करना, उसको फिर भी डिस्करेज किया जाता है और अमूमन कहा जाता है कि आप टीचिंग कर लें, रिसर्च कर लें या कोई ऐसी और सॉफ्टवेयर फील्ड चूज कर लें। और यही वजह है कि हमारे पास ज़्यादा जो है वो रोल मॉडल्स हमें नज़र नहीं आते ऊंची सतह पर, जो इस ओहदे हैं, बार काउंसिल में हो गए, जजेस के हो गए। तो वो बैरियर, उसको तोड़ना और उसमें से बाहर आना एक बहुत बड़ा पर्सनल चैलेंज बन जाता है। और उसके अलावा देखिए, खवातीन को जो जनरल इश्यूज आते हैं वो हर शोबे में ही आते हैं। हमारे सेफ ट्रांसपोर्ट, सेफ वर्क प्लेसेस, मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट्स का प्रॉपर वो ना होना, डे केयर सेंटर्स का ना होना, तो ये सारे मसले साथ साथ ही हैं। पर इसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि इस फील्ड की ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई टाइमिंग्स नहीं है। यंग लॉयर्स, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर्ड पेमेंट का सिलसिला नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें इस प्रोफेशन में। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारा काम भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब जो है ये वकालत के शोबे में खासूसन तौर पर ख़वातीन के लिए जो है दरवाजे खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं उनके लिए? जी, मैं इसमें क्रेडिट सारा ख़वातीन को ही देना चाहूँगी, क्योंकि वो जिस तरीके से इसमें अपना आप मनवा रही हैं, आगे आ रही हैं और अब वो ज़्यादा अवेयर हैं। अब आपके पास टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और टूल्स ऐसे मौजूद हैं कि जिसके तहत उन तक जो मालूमात पहले नहीं होती थी वो है, और वो आपस में एक कलेक्ट होके एक आवाज़ बन के जब सामने आती हैं और इश्यूज़ पे काम करें। और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो देखिए यंग लॉयर्स ने अचीव की हैं और बड़े इनकरेजिंग ट्रेंड्स अब नजर आ रहे हैं। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए तो वकालत में या कानून के शोबे में आप किस शख्सियत को सबसे ज्यादा आइडलाइज करती हैं? हाँ जी, बड़ा मुश्किल सवाल शायद मैंने कर लिया है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे लिए हर औरत जो इस शोबे में है वो इंस्पायरिंग है। वो अपनी अपनी बैटल लड़ रही है, वो अपनी अपनी जो जंग है वो उसको कर रही है। एंड सभी, मैं जिनसे भी मिली हूँ ना, आप यकीन करें, जो मुझे कोर्ट कचहरी में मिलती हैं, जो मुझे स्कूलों कॉलेजों में मिलती हैं, सब ने मुझे मुतासिर किया। कोई एक भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसमें कहूँ कि उसमें रेजिलियंस नहीं थी या डेडिकेशन नहीं थी। सब ने बहुत ज्यादा जो है काम अपने तौर पे किया हुआ है। तो फॉर मी एवरी वुमन इज अ विनर, बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रगलिंग एंड दे आर ऑल वर्किंग अगेंस्ट अ सिस्टम जो उनको एज सच वेलकम नहीं करता। तो ऑल ऑफ देम। तो निदा, आप क्या कहेंगी? आपको देखकर बहुत सी लड़कियां जो हैं, बहुत सी ख़वातीन जो हैं इस राह पर भी चलने की कोशिश करेंगी, तो उनको अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेकर आना है? किस तरह वो अगर आती हैं इस फील्ड में तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश आ सकते हैं? मैं ये कहूंगी कि उनको अपने जो भी रास्ते हैं वो खुद से अपने आप के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे वक्त में कहा जाता था, नहीं जी क्रिमिनल साइड पे मत जाओ, फैमिली साइड कर लो। तो वो अगर करना चाहती हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप के लिए कोई दरवाजा खुद ना बंद कर दें किसी की सुनी सुनाई बात पे, और एक्सप्लोर करें और एंड तक उसको लेकर जाएं, क्योंकि अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और सपोर्ट नेटवर्क्स मौजूद हैं। सो दे शुड नॉट सेल्फ सेंसर देमसेल्फ और सेल्फ डिनाई एनी अपॉर्चुनिटी जो उन तक आ रही हो या जो वो परस्यू कर। आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स आप सोच रही हैं निदा? हम आगे अपनी जो रिसर्च पॉलिसी इनपुट और जो हमारे है कि निज़ाम में जो इस्लाहात रिक्वायर्ड है ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए, उस पर हम बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं और कौमी सतह पे काम कर रहे हैं और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो बड़ी हमारी आगे डिज़ायर है कि जो हमारा रोड मैप है, जो प्लान है, वो हम उसकी अमली तौर पे जो है उसको यकीनी बना सकेंगे। तो उस तरफ हमारा अब जो है सारा काम उस पे, मतलब अभी आप वर्किंग कर रहे हैं आप लोग इस पे? जी, हो चुकी हुई है। उसमें हमारा एक है कि ख़वातीन जो जजेस के हवाले से जो एक सवाल है, उसमें क्या इस्लाहात की ज़रूरत है, तो वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा बार काउंसिल के इलेक्शंस के हवाले से उसमें भी हमारे प्रपोजल्स और रिकमेंडेशंस, और अटॉर्नी जनरल के साथ भी हम लेटर्स के थ्रू इंगेज कर रहे हैं कि वो जो जजेस की तैनाती का एक क्राइटेरिया बनना है, उसमें हमारी औरतों की भी आवाज़
जो है वो शामिल हो एज ए स्टेक होल्डर। ठीक है जी। निदा उस्मान चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने अपनी जो जर्नी है वो उस हवाले से हमारे साथ कुछ लम्हात जो हैं वो शेयर किए हैं। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं खेल और खिलाड़ी की। तो पाकिस्तानी सरजमीन टैलेंट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा जरखेज़ है। किसी भी खेल का जिक्र कर ले, पाकिस्तानी नौजवान कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए ही हमें नजर आएंगे। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन खेल की दुनिया में उनका नाम बहुत ही बड़ा है। उन्हें पाकिस्तान की कम उम्र तरीन कौमी टेबल टेनिस चैंपियन होने का भी एजाज़ हासिल है। अगर हाल ही में होने वाली 56वीं कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जिक्र किया जाए तो इस चैंपियनशिप में मेंस, वुमेन्स और टीम टाइटल जीतकर वाबडा ने मेला लूट लिया था। और वाबडा की 16 साला परनिया खान ने अपनी ही इदारे की महमूदा हैदर को 2-4 से हराकर खवातीन की नई चैंपियन होने का एजाज़ भी हासिल कर लिया। और पाकिस्तान टेबल टेनिस की तारीख में उन्होंने नई तारीख रकम करते हुए कम उम्र कौमी चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परनिया खान, है पाकिस्तान की कम उम्र तरीन नेशनल टेनिस चैंपियन। परनिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच ऑन हैविंग मी फॉर ऑन योर शो। परनिया, आप छोटी सी उम्र में आपने टेबल टेनिस में पहले जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की, अब आपने नेशनल चैंपियन बन गई है। तो कैसे ये सारा जो आपकी जर्नी थी ये मुमकिन हुई, जूनियर से नेशनल चैंपियन की, और कितनी मेहनत करनी पड़ी इस टाइटल को हासिल करने के लिए? डेफिनेटली जब जूनियर लेवल पे मैं खेल रही थी तो मेरा टारगेट पहले था कि मैं जूनियर नेशनल चैंपियन बनूंगी, अब ग्रेजुअली मैं सीनियर चैंपियन बनूंगी। मगर मेरे लिए एक और एहसास ये भी है कि मैं जूनियर होते हुए सीनियर का टाइटल मैंने लिया है। हाँ। तो मैं एट अ टाइम इस टाइम मैं जूनियर नेशनल चैंपियन भी हूँ, मतलब दो टाइटल आपके पास है। हाँ। जी, और मैं मास्टर कप चैंपियन हूँ। हमारा मास्टर कप बेसिकली टेबल टेनिस का एक रैंकिंग टूर्नामेंट होता है। ओके। तो वो भी मैंने विन किया था, तो उसकी वजह से मेरी रैंकिंग नंबर 1 हो गई है पाकिस्तान में। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस सारे जर्नी में अपनी नेशनल चैंपियन तक पहुंचने के लिए? डेफिनेटली इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और इसके पीछे डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट होती है। मेरे अब्बू की सपोर्ट थी, मेरे भाई की सपोर्ट थी, फिर साथ साथ हमने प्रोफेशनल कोचिंग भी ली थी। मेरे कोच हैं सरासिम कुरैशी, और मैं उनसे कोचिंग ले रही थी, और उनके साथ साथ मेरी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी थी कि मैंने अपनी रनिंग करनी है। 3 किलोमीटर्स मेरी जॉगिंग होती थी डेली की, चाहे वो मेरा मूड हो ना हो, मैंने बस करनी होती थी। और साथ अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती थी। मतलब अगर कहीं दावत पे भी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग को कुछ खाना है, मेरा बहुत मूड भी हो रहा है, तो आई हैड टू अवॉइड इट, आई हैड नो चॉइस। तो उसके बाद वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया, स्कूल लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल। तो मैं जब अराउंड 13 इयर्स की थी तो मैंने 3 ब्रॉन्ज मेडल लिए थे पहली जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ लेकिन पर नहीं, आपने स्टार्ट कब किया था, कौन से उम्र से स्टार्ट किया था आपने? आई वॉज 9 years old एक्चुअली जब आप टेबल टेनिस मैंने स्टार्ट किया था। तो वो प्रोफेशनली स्टार्ट किया था या अभी आपको शौक हुआ था तो अभी आप सीख रही थी वो? मेरा भाई खेलता था तो उसके साथ खेल के मुझे भी शौक उसमें हो गया था। अच्छा। तो स्टार्ट में आई थॉट कि आई वाज़न्ट स्पोर्ट्स पर्सन एट ऑल। मैं बस अपनी पढ़ाई में जाती थी, स्कूल जाती थी, पढ़ लिया, बस ओके फिनिश। बट उसके बाद जब मैंने भाई को देखा, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस पर प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया। मैंने वाबडा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद फिर सरासिम अंकल से मैंने ट्रेनिंग ली, और बस फिर गोइंग ऑन। फिर ये आपने ये जो अपनी नेशनल चैंपियन की जो ये जर्नी है उस तक पहुंच गई है। तो जब आपको पता चला कि आप अब नेशनल चैंपियन बन गई, उस मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो कैसी फीलिंग्स थी? आई नो कि वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस टाइम, लेकिन हम कुछ चाहते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें कि क्या एहसास थे आपके जब मैं नेशनल चैंपियन बनी थी। आई कुडंट बिलीव इट, और क्योंकि मेरे बहुत सालों से मेहनत कर रही थी, मैंने 9 years से लेके फिर जब मैं अब तक मैंने मेहनत की, एंड आई वाज क्राइंग एट दैट मोमेंट, और मेरे खुशी के आंसू निकल गए थे। एंड माई मॉम एंड माई डैड वर देयर, और मेरी मामा ने एक
स्नो स्प्रे पार्टी पॉपर सब कुछ किया था टू सेलिब्रेट इट, और पूरा हॉल की एक स्टैंडिंग ओवेशन थी और एक डिफरेंट था। आई वाज जस्ट वाइब्रेटिंग और मुझे कुछ समझ नहीं आई थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी एकदम से कि एक इतना ज़्यादा प्रेशर में मैंने खेला था क्योंकि मेरी फर्स्ट नेशनल थी कि 3 इयर्स बाद कोविड की वजह से नेशनल भी डिले हो गई थी। तो उसके बाद जब नेशनल हुई तो और फिर आप उसमें परफॉर्मेंस आती है, लाइक एक मैच आपका मुश्किल है, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, और उनके साथ आप ग्रेजुअली फाइनल में पहुंचते हैं। हाँ। तो वो एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन था ओपोनेंट्स की तरफ से, तो जब जीती मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन ही नहीं आया। तो पढ़ने कितना प्रेशर होता है जब आप एक कंपटीशन के लिए जा रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऑडियंस भी होती है और आपको वो चीयर अप भी कर रही होती है, लेकिन बहुत से आपके अंदर एक होता है कि हम शायद जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उस टाइम क्या फीलिंग होती है जब आप मुकाबले के लिए जा रही होती हैं? बेसिकली मैं ये सोचती हूँ कि जब क्लैपिंग हो रही होती है ना, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो आपके ओपोनेंट के लिए हो, मैं उसको अपने लिए लेती हूँ कि लोग मुझे बहुत चीयर अप कर रहे हैं। हाँ। और मेरी गेम स्टाइल भी ये है कि जब मैं कोई पॉइंट लेती हूँ तो मैं ना खुद अपने आप को बकअप करने के लिए बोलना शुरू करती हूँ, और मैं तब बोलती हूँ, मैं खुद ही चीख रही होती हूँ अपने आप को बकअप करने के लिए। तो मुझे लगता है जैसे कि पूरा हॉल मेरे लिए क्लैपिंग कर रहा है। तो अगर मैं कभी लूज़ कर रही हूँ या मैं कभी पॉइंट्स में पीछे हूँ तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैंने पॉइंट्स लेने। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं 5-10 डाउन थी और उनके पास मैच पॉइंट होता है, तो मैंने वहाँ से 10 ऑल करके ड्यूस करके जीता है अपना मैच। काफ़ी प्रेशर हैंडल किया, मुझे उसकी आदत हो गई है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके सर्व करना है, जैसे मैं जब 14 ईयर्स की थी मैं श्रीलंका गई थी। अच्छा। सैफ चैम्पियनशिप के लिए हमें वहाँ से ब्रॉन्ज मिला था, तो वहाँ पे एक प्रेशर हैंडल किया मैंने। फिर उसके बाद मैं चाइना गई थी, चाइना में मैंने मंथ की ट्रेनिंग ली थी साउथ एशियन गेम्स के लिए, जो उसके बाद थी नेपाल में। तो उधर भी मैंने प्रेशर हैंडल किया क्योंकि मैं जूनियर भी थी ना साथ साथ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ था कि मैं सीनियर टीम में जा रही हूँ। एग्जैक्टली। तो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी थे उनके साथ खेलकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या सीखने को मिला उनसे? किस तरह की टेक्निक्स होती हैं उनकी और हमारी किस तरह की टेक्निक्स होती हैं? एक ही जैसी होती हैं? डेफिनेटली थोड़ा तो फ़र्क होता है, जिसकी वजह से गेम लेवल में डिफरेंस आ जाता है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी हार्डवर्क, उनकी रूटीन बेसिकली। अच्छा। हमारी रूटीन यहाँ पे काफ़ी डिफर करती है क्योंकि हम लोग कोई चीज़ स्केड्यूल्ड एज सच नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्केड्यूल्ड करें, हमें पता है कि हमने इस टाइम पे ये ट्रेनिंग करनी है, फिर इस टाइम पे हमारी जॉगिंग टाइम है, फिर ये हमारी डाइट कंट्रोल है, ये चीज़ें हम लोग अगर मेंटेन रख लें तो आई थिंक हम लोग इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बाहर मुल्क में उनकी हर चीज़ स्केड्यूल्ड होती है। उनके टाइमिंग्स, अगर वो 1 मिनट लेट हो गए हॉल में ट्रेनिंग से तो उनको उसकी पनिशमेंट मिलती है, उनको 50 पुशअप्स लगाने पड़ते हैं उसके। और ये मैंने चाइना में देखा था कि लिटरली हम लोग वहाँ पे 1 मिनट अगर लेट हो जाएं तो आपको कहेंगे आप 50 पुशअप्स लगाएं एंड यू हैव नो ऑप्शन। मतलब वो डिसिप्लिन है अपनी चीज़ों के लिहाज से, पर्टिकुलर भी हैं वो अपने, उन्होंने हर रोज़ आना है, रेगुलरिटी उनकी, वो एक दिन मिस नहीं करेंगे अपनी ट्रेनिंग की। उनकी कोई हॉलीडे नहीं होती बेसिकली, जब तक उनकी चैंपियनशिप, जब तक वो जीत नहीं ना लेते, चाहे वो साल लगे उसमें 2 साल लगे, उन्होंने वही रूटीन अपनानी है। हाँ। जब तक उनकी चैंपियनशिप हो ना जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी सी लूप होल्स हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के हवाले से। अगर हमारी भी यहाँ पे स्केड्यूल ट्रेनिंग हो, हमें पता हो कि इस टाइम पे ये है, और यहाँ पे कोचिंग का भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर चाइनीज़ कोचेज़ या बाहर से इंटरनेशनल कोचेज़ बुलाएं और उनको कंबाइंड कैम्प में लाइक 2-3 मंथ्स तो बहुत कम है वैसे, 1 साल 2 साल ट्रेनिंग दे, तो हमारे मुल्क से प्लेयर्स में इतना टैलेंट है कि वो ग्रेजुअली साउथ एशियन गेम्स में या एशियन चैम्पियनशिप में परफॉर्म करेंगे। तो क्या अभी जो कोचेज़ हैं यहाँ पर पाकिस्तान में वो ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं? बेसिकली हम लोग, मैं तो जैसे प्राइवेट ट्रेनिंग ले रही हूँ अपने लिए, हमारे लिए कोई ऑफिशियल PTTF की तरफ से या हमारे ऑफिशियल कोच ऐसा नहीं है, मैं तो अपनी सर आसिम कुरैशी से ले रही हूँ। और इस तरह चाइनीज़ कोचेस अगर यहाँ पे बुलाएं तो मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है टेबल टेनिस में। ठीक है। और अगर देखा जाए तो घर वालों की सपोर्ट कितनी रही आपको? क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं कि अच्छा नहीं, पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर इस तरह की किसी एक्टिविटी में आप लोग हिस्सा लेना। उन्होंने कितना सपोर्ट किया? अगर आपकी जीत की बात की जाए तो किसको ज़्यादा क्रेडिट देती हैं आप? डेफिनेटली मेरे फादर जो हैं इसमें, उनकी मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट थी, फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि हम लोग स्टार्ट से प्राइवेटली जा रहे थे, प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे थे, खुद ही अपना सारा, अगर हम किसी टूर पे जा रहे हैं तो खुद अपना बजट हैंडल करने से। अभी हम लोग कोयटा से आए हैं नेशनल से,
सारा हम लोगों ने प्रॉब्लली खुद किया। लाइक वापडा की हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी डिपार्टमेंट, आई गेस कि अगर डिपार्टमेंट्स में हम लोग वापडा की बात करें तो अगर वो सपोर्ट ना हो तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में, क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट के अलावा। मगर वापडा बेसिकली स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है फाइनेंशियली। और वापडा एक वाहिद डिपार्टमेंट ऐसा है जिधर से स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। वहाँ से अभी हमारे जो ओलंपियन थे अरशद नदीम और तलहा तालिबी दोनों वापडा से ही हैं, और वापडा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है उनको। लाइक और सेकेंडली मेरे फादर भी डेफिनेटली कि उन्होंने हमेशा से अभी तक मेरे साथ हैं। तो अभी अगर पूरी जर्नी में अगर आपसे पूछा जाए परनिया, तो अभी तक कितने जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हिस्सा ले चुकी हैं आप? मेरे अराउंड 70-80 मेडल्स स्कूल इवेंट्स के थे। ओके। जो मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स खेलती थी स्पोर्ट्स फेस्ट पे, क्योंकि मुझे काफ़ी शौक था और मैं लाहौर ग्रामर स्कूल से पढ़ी थी, तो वहाँ से लाइक हम लोगों के इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और हम बस उसमें खेल रहे हैं। अभी भी हमारे इंटर कॉलेजिएट जैसे कैनेड में होते हैं, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उससे मेरे 70-80 थे। बाकी मैंने मास्टर कप्स 2 विन किए हैं, लास्ट पेशावर में हुई थी। ओके। उससे पहले 2 टाइम्स जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ये मेरे सीनियर का टाइटल है, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, तो उसमें भी रैंकिंग 1 है करंट। और हम लोग अभी कतर जा रहे हैं, कतर दोहा 25 को एशियन चैम्पियनशिप के लिए। तो उसमें भी इंशाल्लाह आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और जो टाइटल है वो अपने नाम करेंगी। तो पढ़ाई के साथ साथ किस तरह मैनेज कर लेती हैं इस सारी प्रैक्टिसेस को भी और खेल को भी? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ाई के साथ अगर आपने स्पोर्ट्स को भी हैंडल करना है तो। बट स्टार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट मैंने हमारे स्कूल ने भी और जैसे मेरे कॉलेज ने, कैनेड कॉलेज ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया इसमें कि उन्होंने मुझे टाइम ऑफ दिया कि अगर मेरे कोई कंपटीशन है। अच्छा। फिर जब मैं वापस आती थी तो वो टीचर्स मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करती थी, तो इसी तरह मैं हाफ टाइम अपना पढ़ाई को देती थी, फिर थोड़ा सा टाइम। मगर ये जॉगिंग फिजिकल एक्सरसाइज में मिस नहीं कर सकती, तो वो रात का एक फिक्स टाइम होता है कि मैंने करनी है। अब सुबह में जितनी भी थकी हुई हूँ मुझे पता होता है मैंने रात को जाके जॉगिंग करनी है अपनी 3 किलोमीटर। फिर मेरी सारी ड्रिल्स जो मेरी वार्म अप ड्रिल्स हैं, फिर मेरी फिजिकल ड्रिल्स हैं, डेली करनी पड़ती हैं। अगर आप 1-2 दिन भी मिस कर दें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी गेम में इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आपने ये तो डेली की रूटीन है, लेकिन अगर आपने किसी कंपटीशन के लिए जाना है तो उसके लिए फिर कितनी देर आपको करनी पड़ती है? इतनी ही करनी पड़ती है? कंपटीशन में मेरे 3 सेशंस लगे थे अभी नेशनल के टाइम पे। हमारा वापडा का कैंप था, हम उसमें जाते थे। उसके बाद हम लोग प्राइवेट हॉल में प्रैक्टिस करते हैं, उधर जाके प्रैक्टिस करनी है प्लेयर्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लेयर्स के साथ। फिर मेरे कोच आते थे 3 आवर्स अराउंड, इनके साथ सरासिम कुरैशी, उनके साथ ट्रेनिंग करनी होती थी। और फिर 3 सेशंस के बाद में बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, और उसके बाद रात को फिर फिजिकल ट्रेनिंग। ये मैंने नेशनल्स के लिए किया था। मतलब ट्रेनिंग मस्ट है। हाँ, ये आप नहीं छोड़ सकती। और अगर आप परनिया आपके फेवरेट प्लेयर के बारे में पूछा जाए तो वो कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विमेन में शबनम बिलाल है, वो हमारी नेशनल चैम्पियन है। अच्छा। नेशनल चैम्पियन प्रीवियसली। अच्छा। और दूसरा सरासिम कुरैशी, और इंटरनेशनली चेन मेंग और मालोंग की वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो आगे का क्या टारगेट है, क्या सोच रही है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे डेफिनेटली 2023 में साउथ एशियन गेम्स आ रही है पाकिस्तान में, और उसमें मेडल लेने का सोचा हुआ है। और डेफिनेटली उसके लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि साउथ एशियन गेम्स में अगर पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग मेडल अचीव करें। और 2024 में आगे ओलंपिक्स है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस में करें पार्टिसिपेट तो हमारी रैंकिंग उस हिसाब से बन जाएगी कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें। ठीक है जी। परनिया खान हमारे साथ मौजूद थी, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन है परनिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह वो जूनियर नेशनल चैंपियन से इस वक्त वो टाइटल जो है नेशनल चैंपियन का उन्होंने अपने नाम कर लिया है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए। अब यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का, मुझे आपने इजाज़त देनी है। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ पर फिल्माया गया गाना है वो ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।